नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। पोहरा देवी के महंत सुनील महाराज जी, महंत जितेंद्र महाराज जी, महंत यशवंत महाराज जी, चैतन्य आश्रम के श्री महंत श्याम चैतन्य महाराज जी, महंत सुरेश महाराज जी, राजगढ़ आश्रम से राय सिंह महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के वासिन के जिला के अध्यक्ष श्री राजू राजे पाटिल जी, एनसीपी के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे जी, माजी विधायक लखन मलिक जी, विजय जाधव जी, भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के प्रत्याशी सरिताई ढाके जी, वासीन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्याम जी खोड़े जी और उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र की काशी कही जाने वाली बंजारा समुदाय के पवित्र स्थल संत सेवालाल महाराज, संत रामराव महाराज, संत बामनलाल महाराज की साधना की पवित्र भूमि और जहां पे साक्षात जगत जननी मां भगवती अम्बा ने दर्शन दिया, इस पावन धरा को मुझे आज नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जगत जननी मां भगवती अम्बा और इन पूज्य संतों के श्री चरणों का नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय सेवालाल महाराज। बहनों भाइयों, इसे मैं एक सुखद संजोग मानता हूं। जो बंजारा समुदाय कभी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, आज उस बंजारा समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सत्ता की, शासन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके बाबू सिंह महाराज को एमएलसी के रूप में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब बाबू सिंह महाराज के जाने के बाद न केवल इस पवित्र काशी के बंजारा समुदाय की इस पवित्र काशी का सुंदरीकरण करने की भारतीय जनता पार्टी का अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। जो समाज विरोधी, देशद्रोही तत्व बंजारा समुदाय का धर्मांतरण करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, अब वे लोग सफल नहीं होने पाएंगे और एकजुट होकर के जिस बात का आह्वान कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जिस कार्य के लिए संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था, जिन कार्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हमें करंजन क्षेत्र में भी
आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, इस समय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। मोदी जी का कार्य पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश ने देखा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हरेक तबके को देने का कार्य हो रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्रद्रोही तत्वों को अपने गले का हार बनाने वाला महाअघाड़ी के नाम पर एक महाअनाड़ी गठबंधन भी कांग्रेस के नेतृत्व में आपके बीच में है। न उनके पास नीति है, न देश को आगे बढ़ाने की कोई नीति है, न उनकी नियत साफ है और न उनमें नैतिक बल ही है। ये लोग मुस्लिम पुष्टिकरण की राह पर चल करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, याद करिए, महायुति गठबंधन, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, ये सभी मिलकर के महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है महाअघाड़ी के पास, रुक करेंगे खबरों की ओर और बड़ी खबरों की ओर रुक करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। यूपी पीएससी के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। एफआईआर दर्ज हुई है और 10 अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए हैं। तो दूसरे दिन भी आयोग के सामने अभ्यर्थी डटे हुए हैं। भर्ती परीक्षा एक दिन यानी कि 1 डे 1 एग्जाम यानी एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से या प्रतिभागी की तरफ से, प्रतियोगी की तरफ से। मांग को लेकर सारा दिन और रात भर प्रतियोगी प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरियर और बोर्ड तोड़ने पर 2 लोगों को नामजद किया है। 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और यूपी पीएससी ने स्पष्ट कर दिया है अपना रुख और ये कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये सारा विवाद अभी चल रहा है और जो ये प्रतियोगी छात्र हैं ये लगातार अपनी मांग को लेकर वो धरने पर बैठे हुए हैं और इनका एक नारा कि एक रहेंगे और साथ रहेंगे। तो एफआईआर दर्ज हुई है। 10 अभ्यर्थी हिरासत में भी लिए गए हैं। दिन और रात भर प्रतियोगी छात्र जो है प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बैरियर और बोर्ड को तोड़ने की और आगे बढ़ने के प्रतियोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं। यूपीपीएससी ने अपना स्पष्ट रुख कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे जो है अपनाना जरूरी है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, एक तरफ यूपीपीएससी अपनी मांग पर डटा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन की ये जो प्रक्रिया है उसे अपनाना जरूरी है। दूसरी तरफ ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है।
कम्युनिकेशन गैप कहाँ है, बातचीत कहाँ नहीं, कहाँ पर गैप हो रहा है जिससे बातचीत ढंग की हो नहीं पा रही है और इसी वजह से ये हल्ला लगातार चली रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसा आप कह रहे हैं ना कि आयोग अपनी बात पे अड़ा हुआ है, यहाँ जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी बात पे डटे हुए हैं। उनका कहना न बचेंगे न हटेंगे, ये उनका स्लोगन ही है। तो ये कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी किसी भी कीमत पर जो उनकी एक सूत्री मांग है कि जो पुरानी पद्धति है उस पर वो कायम रहना चाहते हैं और कहते हैं कि उसी आधार पर परीक्षा कराई जाए। इस जो ये नई प्रणाली है ये उनको स्वीकार नहीं है। इसके पीछे उनकी तरफ से कई तर्क दिए जा रहे हैं, कई खामियां गिनाई जा रही हैं, साथ साथ ये बताया भी जा रहा है कि इसके पीछे उनका मंशा क्या है। हालांकि लगातार आयोग की तरफ से कुछ अधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नई प्रणाली है ये अभ्यर्थियों के हित में है, उनका फायदा है इसमें उनके साथ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, इस तरह की तमाम चीजें कही जा रही है। लेकिन हैरानी ये है कि जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा देना है वो किसी भी कीमत पर इससे संतुष्ट नहीं हो रहे। यानी साफ है कि अभ्यर्थियों को भरोसे में नहीं लिया गया। नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तारीखें घोषित हो चुकी है, परीक्षा का समय निर्धारित हो चुका है। ऐसे में इस तरह के नए नियम के बीच में अभ्यर्थी बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है और इसीलिए उनका कहना है कि नोटिस जारी की जाए और कहीं ना कहीं नए नियम जो हैं तो शोएब ये जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रतियोगी हैं, भाई नुकसान तो इनका भी हो रहा है ना, कि मतलब इनका एग्जाम है और ये रोड पर सड़क पर बैठकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस तरीके से ये रोड पर बैठेंगे तो नुकसान तो इनका भी हो रहा है। आयोग की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए गया कि नहीं, इनकी समस्या को समझने की कोशिश की गई या पर बस वही चल रहा है कि तू कौन मैं खा में खा? बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब इतनी बड़ी परीक्षा और इतना लोक सेवा आयोग पर भरोसा है तो इस भरोसे को बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? अगर इस तरह की कोई चेंजेस करना था तो उन अभ्यर्थियों के साथ भी किसी तरह का सामंजस्य होता या उनको पहले इस बारे में जानकारी दे दी जाती। अभ्यर्थी इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि उनको अंधेरे में रखा गया। हालांकि इसके पीछे आयोग तमाम तर्क दे रहा है, तमाम दलीलें दे रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी है वो किसी कीमत को मानने को नहीं तैयार नहीं। शोएब, अभी आप वहीं पर हैं जहां पर ये प्रतियोगी प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जहां पर हूं उससे थोड़ी दूरी पर बहुत ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी है, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं आप अंदाजा लगाएं कि मीडिया जिस तरह से इन चीजों को दिखा रहा है, तो जैसे ही मीडिया की टीमें पहुंचती है अभ्यर्थी अपनी बात, क्योंकि अभ्यर्थियों को ये भी डर लग रहा है कि मीडिया कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ऐसी बात न कह दे जो उनकी पहुंच से अलग हो। इसीलिए मीडिया भी कोशिश कर रहा है कि अभ्यर्थियों की बात, हमारे साथ कुछ लोग हैं, बिल्कुल देखिए आप ये खुद तैयार है बात करने के लिए। आप बताइए क्यों नाराज हैं, आप क्यों नहीं मान रहे उनकी बातें? सर देखिए, मेन चीज है कि हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा हमारे लिए है, हम उनकी बातें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल उनकी बातों का नहीं है। बात यहाँ है कि हमारे जस्टिस का। यहाँ पे हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अभी समस्या है नॉर्मलाइजेशन, तो 2 दिन में एग्जाम कराने की, तो इन्होंने अपनी बात कही कि हम 2 दिन में एग्जाम लेंगे। तो अब समस्या आ गई कि आप 2 दिन में एग्जाम लोगे, 4 पेपर होता है, 2 जीएस का पेपर होता है, 2 सीसैट का पेपर होता है, तो आप कैसे नॉर्मलाइजेशन का आपका क्या क्राइटेरिया है? नॉर्मलाइजेशन में करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, देखिए नॉर्मलाइजेशन शोएब एक सेकंड शोएब, इनसे ये पूछिए कि नॉर्मलाइजेशन में अगर समस्या है, 2 दिन में एग्जाम होने जा रहा है, अगर 2 दिन में एग्जाम हो रहा है तो उसमें गड़बड़ी कहाँ आ रही है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 1 दिन में जो एग्जाम होता था वो 2 दिन में होगा, इसमें धांधली कहाँ नजर आ रही है? अगर 2 दिन की परीक्षाओं में गड़बड़ी कैसे हो जाएगी, कहाँ? मैं बता रहा हूँ आपको कैसे नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी होती है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन में इनका क्राइटेरिया है कि हम 2 दिन में पेपर लेंगे, एक पेपर टफ होगा और अगर कोई पेपर आसान होता है तो एक एवरेज निकालते हैं। लेकिन आप जो है ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि प्लास्टिक का युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट है? इतिहास के किसी 2 सवाल में ये कैसे तय हो पाएगा कि ये मुश्किल सवाल था या आसान सवाल था? ये इनके, आप बताइए क्या आपको क्या दिक्कत हो रही है इसमें? दिक्कत ये हो रही है नॉर्मलाइजेशन में हम लोग ऊपर जाएंगे पीछे जाएंगे। हम लोग जैसे पढ़ने वाले हैं 2 नंबर ही हम लोग के लिए काफी होता है। 2 नंबर से 4 नंबर से अगर हम लोग चढ़ जाएंगे या फिर कोई पेपर हार्ड आया या फिर इजी आया, ये लोग 150 क्वेश्चन बनाते हैं, 150 क्वेश्चन सही दे नहीं पाते हैं, 13-14 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और जो है 300 क्वेश्चन बना के कैसे जो है सही कर पाएंगे? पहले अपना प्रोसेस को सुधारे। नहीं शोएब, एक सेकंड, इनसे ये पूछे कि आप अभ्यर्थी हैं या बाबा है? ये पहले से कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सवाल गलत आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा?
मतलब ये तो प्रिडिक्शन के आधार पर बोल रहे हैं ना, इनसे ये पूछे दिक्कत क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम बताए अपनी। में आज जाकर रिजल्ट आया और देखिए ये चीज भी सच है कि इससे पहले के आयोग की परीक्षाओं में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन गलत आए हैं जो कोर्ट तक गए थे, उसको चैलेंज किया गया था और बाद में आयोग को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये कोई अचानक बात नहीं हो रही, ये तो हुआ है, ये प्रूफ भी है और कोर्ट भी है। शोएब एक सेकंड, फिर इनसे अंतिम प्रश्न ये करिए कि अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपका तो नुकसान हो रहा है ना, फिर आगे कहां बात जाके रुकेगी कहां? इस बात का डर सता रहा है कि नॉर्मलाइजेशन एक करप्शन का आधार बनता है। कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये संभावनाओं पर आप सवाल कर रहे हैं या आपको लग रहा है? कोई संभावना क्या प्रूफ है बताइए, ये बताना चाह रहे हैं प्रूफ है, मैं छोड़ दीजिए। मेरे पास ये प्रूफ है कि मैं एक बार यूपीएसआई में छटा हूँ। आप दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए। हाँ, 210 नंबर ना पाकर के मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 50 नंबर पाकर के आज यूपीएसआई की ड्यूटी कर रहा है। शोएब एक सेकंड, देखिए शोएब, समय का थोड़ा अभाव हमारे साथ भी है और इनसे सीधा सीधा ये सवाल पूछिए कि आप यहां पर बैठे हुए हैं, नुकसान आपका हो रहा है, आयोग मानने को तैयार नहीं है, अब आप आगे क्या करेंगे? ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा तो फिर आप एग्जाम कैसे देंगे और आपका नुकसान भी तो हो रहा है, मतलब आगे क्या सोल्यूशन निकल रहा है इसका? नहीं निकल पा रहा है। आपकी क्या अब आगे क्या रणनीति होगी, आप किस शर्तों पर क्या? देखिए सर, एक चीज है, हमारी बहुत बड़ी मांगे नहीं है, सीधी सी मांग है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि आप पूर्वरत जैसी चीजें भी आप वैसे करिए, आप अपनी चीजों को जबरदस्ती हम पे थोपने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप जो नॉर्मलाइजेशन का हमारे ऊपर झुंझुना ठोक रहे हो उसके पीछे आपका एक ही मकसद है कि आप करप्शन को बढ़ावा देना चाहते हो, आप खिड़की के माध्यम से अपने लोगों को शामिल करना चाहते हो। अच्छा, एक चीज कही जा रही है कि इस तरह की प्रणाली और जगह पर आजमाई जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का कोई एक कमेटी थी, उसने भी इस पे रिकमेंड किया था, क्या उसमें क्या था? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो है कि आप परीक्षा के बीच में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और इस तरीके का प्रणाली अभी ऑल ओवर इंडिया में कोई आयोग नहीं है एक्सेप्ट किया है। इस प्रणाली में हम लोग का नुकसान है और इन लोग का फायदा है। बस आगे क्या करेंगे? अब आगे हम लोग अनवरत लड़ेंगे और जब से इसको वन डे वन शिफ्ट नहीं होगा तब तक नहीं बैठेंगे, यही 24 घंटा यही रहेंगे, पूछे और रहेंगे हम तो शोएब, इनसे ये पूछिए कि आपके प्रदर्शन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग राजनीतिक दिमाग से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके ऊपर राजनीति करने का आरोप लग रहा है कि आप माहौल बना रहे हैं राज्य में। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है, ऐसे लोग भी दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है? मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ बात सिर्फ अभ्यर्थियों की है, परीक्षार्थियों की है और लोक सेवा आयोग से सरकार से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे राजनीतिकरण अगर किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उसमें अभ्यर्थियों का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, अभ्यर्थी अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं, इनको कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट अगर मिल रहा है तो ये तो लेंगे ही, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही। हम एक मुद्दे को उठा रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल हमें समर्थन कर रहा है वो उनका समर्थन लेंगे, इस तरह की उनकी बात कह रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनका समर्थन करें, तो इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही। कहने का मतलब ये कि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें निश्चित तौर पर उठ रही है, क्योंकि अभी कुछ FIR भी हुए हैं, कुछ लोगों पर इस तरह का एलिगेशन लगा है कि उन्होंने होर्डिंग तोड़ी है, सरकारी काम में बाधा डाला है, इस तरह की भी चीजें सामने आ रही है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि वो क्योंकि पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की स्थिति बन रही है, ऐसे में वो ये चीजों को प्रोटेस्ट के रूप में सामने ले आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कोई गलत होगा तो वो उनके साथ नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों का यह मानना है कि उनकी तरफ से इस तरह की कोई कोशिश नहीं की जाए। जी ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक तरफ UPPSC आयोग है जो ये मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है भाई नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरीके से एग्जाम 2 दिन में ही होगा, और इधर अभ्यर्थी है मतलब ये अपनी मांग पर अड़े हुए। अब देखना होगा कि पीछे कौन हटता है, क्योंकि अभी दोनों डटे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में सर्दी के साथ साथ हवा में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ के लालबाग का आपको अगर वायु प्रदूषण का स्तर बता दे, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपको बता दे उसका नंबर, तो 319 तक पहुंच गया है। तो लखनऊ के साथ कई और अन्य जिले भी हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सर्दी या घने कोहरे की नहीं है,
ये 70% एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु प्रदूषण के चलते ये दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लखनऊ में 219, नोएडा में बात की जाए, नोएडा में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो भी रेड जोन में ही है, यानी कि खतरे के निशान का जो क्वालिटी इंडेक्स का नंबर होता है उससे ज्यादा है। गाजियाबाद में 405 है तो मेरठ में 210। तो इसके बाद पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। रमन, जिस तरीके से नवंबर का महीना चल रहा है और ये दृश्य देखकर ये लगता है कि भाई ठंड आ गई है, अब तो कोहरा भी पड़ने लग गया है, लेकिन अब इसमें 1/3 तो पूरा जो इन्वॉल्व है वो तो प्रदूषण हो चुका है इसमें। तो ये इसका निवारण क्या है? और इस तरीके से तो स्थिति बड़ी खतरनाक दिख रही है। बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से ठंडी बढ़ती है और जो फॉग है वो हवा में मिल जाता है, जिसके कारण से वायु प्रदूषण फैलता है। अभी राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जो आंकड़ा है वो 400 पार चला गया है। वहीं पर एनसीआर में भी जो आंकड़ा है वो लगभग 400 को छू रहा है। बात करें राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा, और जो उसका एक रेटिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हो गया है। लखनऊ के अन्य इलाकों में अलग अलग हालांकि पैमाना नापा गया है। लखनऊ में जो सबसे ज्यादा प्रदूषण मापा गया है वो हजरतगंज के बगल लाल बाग जो इलाका आता है, जहाँ पे मोटर बाइक की मंडी है, दवा की मंडी है, उस इलाके में 319 मापा गया है। उसके बाद में अलीगंज और फिर गोमती नगर में 190 तक आका गया है। आपको बता दें कि लखनऊ के साथ में और जो उत्तर प्रदेश के जितने भी महानगर हैं वहां पर भी वायु प्रदूषण के चलते लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं। अभी तक जो मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, अब मॉर्निंग वॉक के लिए भी चेतावनी दी जा रही है कि आराम से सुबह निकलें तो मॉर्निंग वॉक से बचें, क्योंकि हवा में जिस तरीके का प्रदूषण है वो लोगों को नुकसान करता है, लोगों को सांस का मरीज बना देता है। नहीं तो रमन, अचानक से हवा का मतलब ये जो वायु प्रदूषण है वो इतना बढ़ गया है, इसका मतलब कारण क्या और निवारण क्या? शिवम, अभी कुछ दिन पहले ही एक आंकड़ा आया था जिसमें माना गया था कि ये नवंबर महीना जो है पिछले तमाम सालों का अगर आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो सबसे गर्म महीना लखनऊ में माना जा रहा है। ऐसे में जो ठंडी और गर्मी का जो कॉकटेल है इसमें प्रदूषण होता है, वही प्रदूषण लोगों को नुकसान करता है। एकदम से कोहरा भी होता है, फिर धूप भी हो जाती है, और उसी के चलते जो तमाम वाहन चल रहे हैं, तमाम फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसके चलते ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, जिसका लोगों को नुकसान होता है। ठीक है रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ये जो जिले हैं इनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अपने रेड जोन के आसपास पहुंच चुका है। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।